Bismillahirrahmanirrahim. My name is Adnan Choktai. Today we are discussing difference between decentralization and governance. हमने बहुत बात की डिसेंट्रलाइजेशन पे गवर्नेंस पे आज एक तो मैं आपको इस पे I'll be giving the review of decentralization again and governance again and we will be discussing the major differences among them. So decentralization क्या है हम आगे चलते हैं. Types. So what is the decentralization? Just to give a previous overview, मैं आपको मतलब हमने लास्ट लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन क्या है और इसका डिफरेंस क्या होता है, इनकी एप्लीकेशन क्या होती है, इनके एडवांटेजेस क्या होते हैं और इनके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं. तो मैं थोड़ा सा ओवरव्यू के लिए जस्ट फॉर टू रिफ्रेश योर प्रीवियस नॉलेज हम डिसेंट्रलाइजेशन को डिस्कस करते हैं. What is decentralization? Decentralization is the process of transferring and assigning the decision-making authority to lower level of an organization hierarchy. हमने उसमें पढ़ा था कि डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो टॉप टू बॉटम होता है, वन वे कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है, जबकि जो डिसेंट्रलाइजेशन है इट्स अ टू वे प्रोसेस. इसमें ये है कि हम टॉप से बॉटम पे और बॉटम से टॉप पे टू वे कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है. इसमें जो है हायरार्की में आप मूव कर सकते हैं. तो अब हम अगर इसको इन टर्म सेकंड उसमें देखा जाए, द ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पब्लिक फंक्शंस फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट से आप जब उसको लोकल गवर्नमेंट में ट्रांसफर करते हैं अपनी पावर्स एंड डेलीगेशन को, जिस तरह हमने प्रीवियसली भी डिस्कस किया था कि डिसेंट्रलाइजेशन में हम अपनी अथॉरिटीज जो है लिमिटेड अथॉरिटीज शिफ्ट कर देते हैं फॉर बेटर परफॉर्मेंस, फॉर बेटर एग्जीक्यूशन ऑफ स्ट्रेटजीज ना. तो द ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर public functions from the central government to the subordinate or partial independent government organization और private sector, जिसमें आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को भी कह सकते हैं. लेकिन ये एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स और मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है. इसमें आप जो है हमें हमेशा डिसेंट्रलाइजेशन का मिक्स करके पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करना चाहिए. खाली सेंट्रलाइजेशन के भी डिसएडवांटेजेस हैं और खाली डिसेंट्रलाइजेशन के भी बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं. नेक्स्ट स्लाइड. Different types of decentralization should be distinguished because they have different characteristics. Obviously, जब हम decentralization की बात करते हैं, decentralization में मुख्तलिफ टाइप्स की इसकी टाइप्स हैं और मुख्तलिफ की decentralization होती है. वो क्यों डिफरेंट होती है? उसके अपने कैरेक्टरिस्टिक की वजह से और उसमें उसके जो डिफरेंट उसकी खसूसियात होती हैं, उसके बाद उसकी पॉलिसी इम्प्लीकेशंस होती हैं. हम फाइनेंशियल को हम एडमिनिस्ट्रेटिव में नहीं फॉल कर सकते, एडमिनिस्ट्रेटिव को इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन में नहीं फॉल कर सकते. तो डेफिनेटली हर डिसेंट्रलाइजेशन हर कैटेगरी की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसकी अपनी पॉलिसी इम्प्लीकेशंस हैं और उसकी अपनी कंडीशंस हैं जो कि हमें उसको फुलफिल करनी पड़ती हैं फॉर देयर सक्सेस, फॉर देयर प्रॉपर एग्जीक्यूशन. Now we are discussing the types of decentralization. जैसे कि मैंने आपको बताया, decentralization have a few types, few different types, but mainly or important types are political, administrative, fiscal और market और economical decentralization. हम इसमें थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं कि हम इसकी डिस्टिंक्शंस जो हैं डेफिनेटली हमने इससे पहले अभी पढ़ा है कि ये सारी डिसेंट्रलाइजेशन की जो टाइप्स हैं ये डेफिनेटली एक दूसरे से डिफरेंशिएट करती हैं अपनी करेक्टरिस्टिक्स की वजह से, अपनी इम्प्लीमेंटेशन की वजह से, अपनी इंपॉर्टेंस की वजह से. अब पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन में पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स को लिया जाएगा. एडमिनिस्ट्रेटिव के अंदर हम एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स, एडमिनिस्ट्रेशन की पावर, उसकी डेलीगेशन, उसकी आगे जो उसने अपनी ऑथराइज की है पावर, उसको देखेंगे. देन कम टू फिजिकल में ये है कि उसके मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं, उसके फाइनेंसेस हैं, फाइनेंस जनरेशन वो खुद कर रही है, नहीं कर रही, सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड लेने हैं, क्या करने हैं, उसकी अपनी करेक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी अपनी खसूसियात हैं, उसके अपने डिफरेंट बेनिफिट्स हैं. देन कम टू मार्केट डिसेंट्रलाइजेशन और इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन. मार्केट डिसेंट्रलाइजेशन में इनके इकोनॉमिक में भी यही है कि आप शिफ्ट करते हैं अपने इकोनॉमिक रिसोर्सेज का, मार्केट शिफ्ट करते हैं, लोगों को ऑथराइज करते हैं जो आपकी डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करते हैं आपके बिहाफ पे. आपकी बेसिकली हम विजन और मिशन की इम्प्लीमेंटेशन जो हमने डिफरेंस पढ़ा था कि जो कंपनी का विजन होता है वो उसको मीटअप करने के लिए डिफरेंट पॉलिसीज डिज़ाइन की जाती हैं जो कि होती हैं. तो हर जगह तो हाई अथॉरिटी टॉप मैनेजमेंट जाके डिसीजन नहीं ले सकती, तो डेफिनेटली उसको थोड़ा सा डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर देना पड़ता है जहाँ पे वो जाएं और अपनी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहें, अपनी पॉलिसीज़ की इम्प्लीमेंटेशन के लिए वहाँ मौके पर डिसीजन लें. बाज़ औक़ात ये होता है कि प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जब हम डिसीजन मेकिंग या कोई चीज़ अप्लाई कर रहे होते हैं,
तो उसकी रिड्रेसल के लिए हम वापस इमीडिएटली टॉप मैनेजमेंट के पास नहीं जा सकते। अगर जाएंगे तो इट वुड टेक लॉट ऑफ टाइम एंड वेस्ट लॉट ऑफ रिसोर्सेज, और हो सकता है हम उस अपॉर्चुनिटी को भी मिस कर दें जिसकी वजह से हम ये इसको डिसीजन लेना पड़ रहा होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इसमें है। अब हम डिस्कस करते हैं पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन को। पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन डेफिनेटली पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स की हम बात करते हैं तो पॉलिटिक्स में हम पावर की बात करते हैं, पॉलिटिक्स में हम इन्फ्लुएंस की बात करते हैं। डेफिनेटली पॉलिटिक्स के अंदर आपके पास पावर है, इन्फ्लुएंस है, तो ही आप जो है पॉलिटिक्स में सरवाइव कर सकते हैं। तो इसी तरह पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन में ये है कि जब हम पावर डेलीगेट करते हैं, पॉलिटिकल और डिसेंट्रलाइजेशन एम टू गिव सिटीजन और देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जो हम हमारे जो इलेक्टोरल्स होते हैं, जो जो हमारे एमपी एमएनएज होते हैं, हम उनको पावर देते हैं जो पब्लिक डिसीजन मेकिंग करते हैं। डेफिनेटली जब वो हमारी तरफ से इलेक्ट होकर जा रहे होते हैं तो हम उन्हें ऑथराइज करते हैं कि जी आप हमारे नुमाइंदे हैं, हम आपको इलेक्ट कर रहे हैं, आप जाएंगे और पॉलिसी मेकिंग में हमारी आवाज़ उठाएंगे, हमारी राय दें, हमारी राय पहुंचाएंगे, और आप हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो हम उनको एक पावर डेलीगेट कर देते हैं। तो इसलिए इसमें पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन में पावर का कॉन्सेप्ट है। नाउ इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस की भी बहुत इंपॉर्टेंस है। इट ऑल्सो सपोर्ट डेमोक्रेटाइजेशन बाय गिविंग सिटीजन्स और देयर रिप्रेजेंटेटिव्स मोर इन्फ्लुएंस इन फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंट। तो डेफिनेटली अगर आप एक इन्फ्लुएंशियल पर्सन है तो आपकी राय, सावे राय होंगे, आपकी जो इन्फ्लुएंस है वो अफेक्ट करेगी। जब आप हम कोई पॉलिसी मेकिंग करेंगे या इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज करेंगे तो आपकी राय बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इसलिए इन्फ्लुएंस का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। और तीसरी बात ये है कि जब हम पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं तो वहाँ हम ये एक बहुत बड़ा है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन और स्टैट्यूटरी रिफॉर्म्स, जो हमारी लॉ की रिफॉर्म्स होती हैं, उसके लिए भी हमें सजेशंस और उसके लिए फ्लोट करने के लिए, उसके लिए भी डिसीजन मेकिंग में अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए हमें डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर चाहिए होते हैं। अदरवाइज हम उसको नहीं कर सकते। पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर जो है ऑफन रिक्वायर उसमें होता है कि हम पॉलिटिकल रिफॉर्म्स करते हैं, हम लीगल उसमें चेंजेस करते हैं जिसकी वजह से हम अपनी पावर्स को डेलीगेट करते हैं, वो हमारे बिहाफ पे काम करते हैं, हमारी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं। और वहाँ पे जो मौके पे जो लोकल बॉडीज़ और लोकल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को भी इससे रेगुलेट किया जा सकता है। और इससे जो है स्ट्रेंथन होता है, क्या आपका स्ट्रेंथन होगा, आपका लेजिस्लेचर, आपका कानून से होता है, आपके क्रिएशन ऑफ लोकल पॉलिटिकल यूनिट्स हैं। जो अगर अब हम अपनी पॉलिटिकल बात करते हैं कि हमारी जो हम जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एक आपको लोकल अर्बन सिस्टम दे देती है, जिसमें आपके जो थे नाजिम थे, नायब नाजिम थे, या एक दूसरा आया था जिसमें आपके मेयर थे सिस्टम। जो लोकल बॉडीज का सिस्टम होता है उसको एनकरेज किया जाता है कि वो पब्लिक के इंटरेस्ट में काम करें। वो क्यों इनकरेज किया जाता है, उनको क्यों डिसेंट्रलाइज करके किया जाता है, वो क्योंकि वो चाहते हैं कि उस ग्रास रूट लेवल पर पहुंच के सारी चीज़ों को अप्लाई किया जाए और उनसे प्रॉपर बेनिफिट उठाया जाए इन टर्म्स ऑफ रिसोर्स, इन टर्म्स ऑफ कम्युनिटी सर्विसेज। जहां एक शायद सेंट्रल गवर्नमेंट को पहुंचते हुए टाइम लगता है, तो लोकल अर्बन ग्रुप्स या को जो है एनकरेज करने का या लोकल बॉडीज को डेवलप करने का एक ये बहुत बड़ा फायदा होता है कि आप उसको जाके उसके लेवल पर उससे चीज़ों को रिड्रेस एड्रेस कर सकते हैं, और अगर कोई ग्रीवियंसेस हैं तो उनका रिड्रेसल कर सकते हैं। Now, second type of decentralization is administrative decentralization. Again, administrative decentralization seeks to redistribute authority, responsibility, and financial resource for providing public service among different levels of government. वही बात है कि जब आप एक पॉलिसी डिज़ाइन करते हैं और उसको अप्लाई करते हैं, उसको हर लेवल पे अप्लाई करना होता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, या जो आपका सुप्रीम हाउस है वो उसका काम है लेजिस्लेशन करना, पॉलिसीज़ बनाना। पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट फिर उनके आगे ऑथराइज जो बॉडीज़ होती हैं वही करती हैं। जिस तरह टॉप टू बॉटम हम बात करते हैं कि वो अपनी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए और उसको करने के एग्जीक्यूट करने के लिए डिसेंट्रलाइज करते हैं, तो इसी तरह उसको वो टॉप टू बॉटम उसको डिफरेंट लेवल्स जो उनके हायरार्किकल लेवल्स होते हैं उसके थ्रू इम्प्लीमेंट कराते हैं, और उनको फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑथराइज कर देते हैं कि वो उनको एडमिनिस्ट्रेटर अपने बिहाफ पे बना देते हैं कि वो जो है उसको एक लिमिटेड एक्सेस में रह के वही पॉलिसीज जो डिज़ाइन होती हैं उनको अप्लाई करें और उससे मैक्सिमम बेनिफिट दे सकें पब्लिक को, और रिसोर्स एलोकेशन उनसे प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कर सकें, और उसको जो है टाइमली हर चीज़ों को और इफेक्टिवली मैनेज कर सके। तो इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट होगा। इट इज़ द ट्रांसफर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी
for the planning, again वही planning, financing, management of certain public functions and central government and its agencies to field units of government, agencies, subordinate level or levels of government और पब्लिक अथॉरिटीज कॉरपोरेशन एरिया वाइड। ये वही बात हो गई कि जब हम एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं तो हम वहाँ पे उसकी प्लानिंग के लिए, उसकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट और सर्टन पब्लिक फंक्शंस के लिए हम ऑथराइज कर देते हैं लोकल सब यूनिट्स को और सेमी गवर्नमेंट नॉट ऑटोनोमस बॉडीज को और प्राइवेट सेक्टर जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट है उसमें लाके हम उसको डिसेंट्रलाइज कर देते हैं। डेवोल्यूशन, a third type of administrative decentralization is devolution. When government devolve function, they transfer authority of decision making और फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग और मैनेजमेंट टू क्वासी ऑटोनोमस और लोकल गवर्नमेंट लेवल पे वो अपनी चीज़ों को ट्रांसफर कर देते हैं और लोकल गवर्नमेंट्स को ऑथराइज करते हैं कि अपने डिसीजंस वो खुद लें, अपने फंड्स वो खुद जनरेट करें। जैसे हमारा आप ये देखें कि जब हमारी लोकल बॉडी आती है तो लोकल बॉडी के अपने टैक्सेस होते हैं जो वो अपनी पब्लिक से रिसीव करते हैं टू अपनी अपनी जो उसकी डे टू डे एक्टिविटीज़ को या अपने एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए। तो वो वहाँ पे जिसमें जिस तरह मेयर्स थे या नाजिम थे तो हमारे जो सिटी के कुछ टैक्सेस होते हैं या डिफरेंट अपने जोन्स के होते हैं तो उसके जो लोकल टैक्सेस हैं उसको वहाँ उसका पर्पस ये होता है कि अपना रेवेन्यू जनरेट करें अपनी एक्टिविटीज़ को करने के लिए। या जिस तरह आपसे जो हमारी लोकल अगर हम बात करते हैं कि वासा है जो उसके टैक्सेस हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं जाते हैं, वो हमारी जाते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को जो हमारी लोकल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होती है। तो वो ताकि वो वहाँ से वो टैक्स कलेक्ट करके रेवेन्यूज कलेक्ट करके अपने जो है वो उसकी जो डेवलपमेंट है या उसकी जहाँ उसकी रिक्वायरमेंट है उसको डिस्पर्स करने के लिए। तो वो फिर ये होता है कि वो अपने मुताबिक चीज़ों को लेके चलते हैं और उसको आगे ले जाके अपनी अथॉरिटीज जो है जो डिसीजन मेकिंग है और जो जहाँ पे रिक्वायर्ड है उसको कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो रोल ऑफ गवर्नमेंट है वो ये होता है कि आप या तो उन प्रोजेक्ट्स के लिए लोकल उनको देते हैं या लोकल गवर्नमेंट खुद उसको जनरेट करती है अपने उसके हिसाब से टू परफॉर्म देयर फंक्शंस। Now, fiscal decentralization. Financial responsibility is the core component of decentralization. Obviously, जब फाइनेंस नहीं होगा तो आप काम कैसे करेंगे? If local government want to carry out decentralized function, जिससे local government को अपने decentralized functions हैं, effectively they must have adequate level of their revenues, either locally or transferred by the central government. तो आप देखें जब हमारा बजट आता है तो हमारा जो फेडरल बजट है वो अलग होता है, उसके बाद हमारा प्रोविंशियल बजट आता है। उसका वो यही फिजिकल डिसेंट्रलाइजेशन की एक बड़ी खूबसूरत एग्जांपल है कि उन्होंने होल एक बजट बनाया, फिर हमारा जो जो हमारा प्रोविंस है वो अपनी नीड्स के हिसाब से जो है वो बजटिंग करता है और उसको बजट बनाता है जिसमें वो क्या कहते हैं अब उसको देखते हुए अपनी रिक्वायरमेंट को बजटिंग करता है। जाहिर बात है पंजाब का डिफरेंट होगा, केपीके का डिफरेंट होगा, सिंध का अलग होगा, बलूचिस्तान का अलग होगा। तो वो उसमें ये है कि अपना वो उस से अपने जो है क्या कहते हैं अपने फंक्शंस को फाइनेंशियली रिसोर्सेज को जनरेट करते हैं। तो फिजिकल हम ये कह सकते हैं कि जी फिजिकल डिसेंट्रलाइजेशन कैन टेक मैनी फॉर्म्स, जैसे सेल्फ फाइनेंसिंग और कॉस्ट रिकवरी फ्रॉम यूजर चार्जेस, टैक्सेशन हो गया, को फाइनेंसिंग और को प्रोडक्शन एग्रीमेंट्स हो गया, एक्सपेंशन ऑफ लोकल रेवेन्यू थ्रू प्रॉपर्टी और सेल टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस, जैसे हमारे प्रोविंशियल टैक्सेस आ जाते हैं, या फिर हमारे अगर हम लोकल बॉडीज की बात करें तो हमारे जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के टैक्सेस आ जाते हैं उसकी बात करें वो आ जाती हैं इसके अंदर चीज़ें। इन मैनी कंट्रीज जो लोकल गवर्नमेंट में है और अपने एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब बहुत सारे कंट्रीज की अगर बात करें तो जहाँ पे ये लोकल सेटअप मौजूद होता है, तो लोकल सेटअप्स जो है लोकल गवर्नमेंट्स जो है अपने एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल लीगल अथॉरिटी जो है उसके अपने एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए वो टैक्स इम्पोज करके वहाँ से रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। लेकिन इसमें ये नहीं होता कि उनको सारा खुद करना पड़ता है, गवर्नमेंट उनको असिस्ट करती है, वो गवर्नमेंट से भी लेते हैं और अपने लोकल रेवेन्यूज भी जनरेट करते हैं। मार्केट एंड इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन। The most complete form of decentralization from a government perspective are the privatization. जाहिर बात है जब हम मार्केट डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं, हम मार्केट को डिसेंट्रलाइज करेंगे तो हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ जाएंगे या हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाएंगे। अगर हम आपने इसको अगर हिस्ट्री में देखें तो हमारे पास बड़ी इसकी एक खूबसूरत एग्जांपल मौजूद है कि जब ये 70s का रिजीम ख़त्म हो रहा था तो पाकिस्तान की इकोनॉमी बड़ी ज़बरदस्त जा रही थी। उसके बाद क्या हुआ था, वो हाईली डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी थी हमारी, बड़े ज़बरदस्त रेवेन्यूज थे, पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत ग्रो कर रही थी, बूम पे थी। अचानक से क्या हुआ, एक गलत डिसीजन लिया गया कि आपने जितने भी आपके एसेट्स थे उनको आप कर दें जी नेशनलाइज कर दें, आप उन्हें सेंट्रलाइज अथॉरिटी के अंदर ले आए। उससे क्या हुआ, जितनी जो प्राइवेट सेक्टर पे जो आपकी इंडस्ट्री थी, जो सारी चीज़ें थी,
वो कोलैप्स कर दी, सारी चीज़ें आ गई गवर्नमेंट के अंदर, और वही हाल हुआ कि गवर्नमेंट उसको ज़्यादा अरसा नहीं चला सकी। उसके बाद उन्होंने उसको नेशनलाइज किया, दोबारा उसको प्राइवेटाइज कर दिया, डीनेशनलाइज किया चीज़ों को। लेकिन उससे क्या हुआ, लोगों का एतमाद गवर्नमेंट से उठ गया, लोगों की इन्वेस्टमेंट्स थी डूब गई, लोगों के कारोबार खत्म हो गए। तो एक छोटा सा गलत डिसीजन लेने से आपकी पूरी मार्केट और इकोनॉमी जो है वो क्रैश हो गई। तो इसलिए है कि डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर जब हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात करते हैं, तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बड़ी ज़रूरी होती है। बहुत सारे गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं जो गवर्नमेंट अकेले हैंडल नहीं कर सकती। वहाँ उसको लोकल सुपरविजन चाहिए होती है, उसकी जो वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में जो लोग होते हैं। आप हम चैरिटी की बात कर लें, हम सोशल स्ट्रक्चर्स की बात कर लें, तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आजकल जिस तरह गवर्नमेंट फोकस करती है स्कूल्स पे, गवर्नमेंट चाहती है कि उनका जो स्कूल्स हैं उनको इम्प्रूव किया जाए। उसके लिए वो ऑफर करते हैं कि जी हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर स्कूल्स देने को तैयार हैं, आप आएँ, हम आपको स्कूल देते हैं, आप उसको रन करें, एडमिनिस्ट्रेट करें, हम आपको असिस्ट भी करते हैं, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी देते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन आपकी होगी, फंड जनरेशन आपकी होगी, हमें थोड़ा सा उसमें शेयर चाहिए होगा। तो ये कॉन्सेप्ट है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का। गवर्नेंस होती क्या है? गवर्नेंस कहता है, द वर्ड गवर्नेंस केम फ्रॉम द लैटिन वर्ब gubernare, and or more originally from a Greek word kubernine, which means to steer. Basing on this etymology, governance refer to the manners of steering or governing or directing and controlling a group of people or state. गवर्नेंस होता है कि जी आपने चलाना कैसे है, आपने रन कैसे करना है, आपने उसको लोगों को अपनी टीम को चलाना कैसे है। गवर्निंग बॉडीज जैसे होती हैं, गवर्नेंस बेसिकली वही है कि स्टीयरिंग और गवर्निंग और डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, या आप उन्हें कंट्रोल में भी रख रहे हैं और उन्हें डायरेक्ट भी कर रहे हैं। कहते हैं कि गवर्नेंस इज एसेंशियली रिलेटेड टू पॉलिटिक्स। इन दैट पॉलिटिक्स इट इज ऑफन डिफाइंड एज द आर्ट ऑफ गवर्नेंस. Just as politics talk about government, institution, power, order, or the ideal of justice, governance also deal with the public sector, power structure, equity, and public administration. Nevertheless, they distinct from each other in the sense that political is broader than governance. गवर्नमेंट एंड गवर्नेंस में कहता है कि गवर्नेंस इज ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद द गवर्नमेंट, बिल्कुल ऐसे ही है. इन लिटरेचर्स दे आर ऑफन यूज इंटरचेंजेबिलिटी, बट इन 1980s पॉलिटिकल साइंस broadened the meaning of governance, including not just government but also civil society and actor. सिविल सोसाइटी एक्टर, जो सिविल सोसाइटी में रोल प्ले कर रहे होते हैं, जो एक्टिव होते हैं. तो हम ये कह सकते हैं कि जी गवर्नेंस जो है ये सिर्फ गवर्नमेंट नहीं है. गवर्नेंस ये है कि आप सिविल सोसाइटी को भी उनको इन्वॉल्व करते हैं, उनको भी कंट्रोल करते हैं, अपनी डिसीजन मेकिंग उनके ऊपर भी इम्प्लीमेंट करते हैं और सारा सिस्टम को स्टेबलाइज करते हैं. इन द ब्रॉडर वे हम ये कहते हैं कि जी गवर्नेंस को हम 3 सेक्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं. पहला सेक्टर हो गया जी पब्लिक सेक्टर, जिसके अंदर स्टेट एक्टर्स एंड इंस्टीट्यूशंस आते हैं, जिसमें आपके पॉलिटिकल लीडर्स आते हैं, आपके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आते हैं और स्टेट इंस्टीट्यूशंस आते हैं. सेकंड कहते हैं जी हम प्राइवेट सेक्टर. प्राइवेट सेक्टर में आपकी हाउस होल्ड कंपनीज आती हैं और प्राइवेट कंपनीज आती हैं. तीसरे में आती है जी सिविल सोसाइटी, जिसके अंदर हमारी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम एनजीओज कहते हैं या सोशल वर्कर्स कहते हैं, वो आते हैं. तो ये 3 सेक्टर्स हैं जिसमें हम गवर्नेंस को डिवाइड कर सकते हैं: पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, सिविल सोसाइटी सेक्टर. अब आप देखें, जहां स्टेट एक्टर्स में आपके गवर्नमेंट के होंगे, वहां के उनके गवर्निंग स्ट्रक्चर्स जो हैं, एसओपीज जो हैं और बाकी चीजें हैं, वो सारी वहां
होंगी वही उनके गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस पे अप्लाई होंगी, और वो सारे ही इंस्टीट्यूशंस के लिए एक सी होंगी। व्हेन इट कम टू पब्लिक प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर है, डिफरेंट हाउस होल्ड कंपनीज हैं, डिफरेंट लोग हैं, उनका अपना इंडस्ट्री है, उनका अपना सेक्टर है, उनकी अपनी पॉलिसीज हैं, उनकी अपनी गवर्निंग पॉलिसीज हैं, उनकी अपनी डिसेंट्रलाइजेशन पॉलिसीज हैं, तो वो उसको उसके हिसाब से चलाएंगे। तीसरी सिविल सोसाइटी के अंदर आती है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम कर रही होती हैं, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जो आपकी क्या कहते हैं एज अ रिसोर्स बैंक काम कर रही होती हैं, आपके स्मूथ ऑपरेशंस को मेंटेन करने के लिए काम कर रही होती हैं, लोगों की वेल बीइंग के लिए काम कर रही होती हैं, ये वो होती हैं। प्रोसेसेस एंड एक्टर्स इन गवर्नेंस, गवर्नेंस के अंदर कौन कौन से लोग हैं जो की रोल प्ले। अब बात करते हैं कि जी जो मेन पर्सन होते हैं या जो एक्टर्स हैं गवर्नेंस के, वो क्या है। उसके अंदर सबसे पहले हम कहते हैं कि गवर्नेंस के अंदर इंपॉर्टेंट है डिसीजन मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। अब डिसीजन मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन क्या है कि गवर्नेंस के अंदर दो मेजर पार्ट है। हम अगर गवर्नेंस को डिवाइड करें या गवर्नेंस का कोर आइडिया लें तो उसके अंदर दो चीजें हैं। एक है पहले डिसीजन मेकिंग, एंड नंबर टू इज हाउ टू इम्प्लीमेंट दैट डिसीजन मेकिंग। In the broader term, decision making refers to the process by which person or group of person guided by socio-political structure arrive at the decision involving their individual and communal needs and wants. डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस है वो करता है लोगों पे या ग्रुप ऑफ पर्संस पे या कम्युनिटी पे, जहाँ पे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स हों, जहाँ डिसीजन आ रहे हों, इन्वॉल्व कर रहे हों लोगों को उनकी नीड्स एंड वांट्स के हिसाब से। अब इसका सेकंड फेज आता है इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस। इम्प्लीमेंटेशन इज द प्रोसेस दैट लॉजिकली फॉलोज द डिसीजन। जो इम्प्लीमेंटेशन होती है वो डिसीजंस की होती है जो हमने लिए गए होते हैं, उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, ये उसकी एक मतलब एग्जीक्यूशन है, इम्प्लीमेंटेशन है। इट एंटेल्स द एक्चुअलाइजेशन एंड मटेरियलाइजेशन ऑफ द प्लान और डिसीजन, कि आपका जो प्लान और डिसीजन था उसकी एक्चुअली वो क्या था और उसको कैसे उन्होंने करना है और चलाना है। Governance is not just a decision making because decision without implementation is self defeating. ऑब्वियसली कि देखिए गवर्नेंस में अगर हम खाली डिसीजन मेकिंग करेंगे उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे उसका कोई फायदा नहीं। आपका डिसीजन लिया हो आपने और उसको इम्प्लीमेंट ना करें तो उस डिसीजन का फायदा कोई नहीं, वो डिसीजन जाया हो जाता है। सेम इज द केस विद द गवर्नेंस के जी, अगर आप इन द गवर्नेंस आप जब डिसीजन मेकिंग करते हैं तो आर यू हैव टू इम्प्लीमेंट दैट डिसीजन इन द प्रॉपर वे। इफ यू आर नॉट गोइंग टू इम्प्लीमेंट दैट डिसीजन इन द प्रॉपर वे or you are deferring the decision which has been taken, that leads to nullifying of that decision. तो यहाँ पर यही वो कह रहा है कि गवर्नेंस इज नॉट जस्ट अ डिसीजन मेकिंग बिकॉज डिसीजन विदाउट इम्प्लीमेंटेशन इज सेल्फ डिफीटिंग, neither it is just implementation because there is nothing to implement without a decision or plan. ये दोनों एक दूसरे के लिए लाजिम और मलजूम है। अब हम बात करते हैं जो एक्टर्स जो की प्लेयर्स होते हैं इस प्रोसेस के अंदर, वो क्या है जी। Understanding the two processes require the analysis of the actors involved and the structures which are established for making and implementing the decision. हमने एक डिसीजन लिया, उस डिसीजन को कौन इम्प्लीमेंट करेगा और कैसे करेगा, ये दो चीजें, कौन करेगा और कैसे करेगा। जो कौन करेगा दैट आर एक्टर्स, और वो डिसीजन कैसे इम्प्लीमेंट होगा ये उसका स्ट्रक्चर्स कहलाएंगे। उसके मतलब उसकी जो स्ट्रेटेजी होगी या उसको कैसे करना है, जो उसको जो मेथड है वो स्ट्रक्चर उसका कहलाएगा। यहाँ पर भी वो यही कहता है कि टू प्रोसेसेस रिक्वायर एन एनालिसिस ऑफ एक्टर्स इन्वॉल्व्ड एंड स्ट्रक्चर एस्टेब्लिश्ड फॉर मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग डिसीजंस। An actor is a sector or a group or institution that participate in the process of decision making and implementation. जाहिर बात है एक्टर्स वो होंगे जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे होंगे और चीज़ों को लेके चल रहे होंगे, जो डिसाइड करेंगे, जो उसकी चीज़ों को फॉर्मुलेट करेंगे, उसके हिसाब से डिस्कस करेंगे और उसको करेंगे। A structure refers to an organization or a mechanism that formally or informally guides the decision making process and sets into motion the different actors and the apparatus in the implementation process. Hence, governance has different sides and may be applied in different concept. बिल्कुल ऐसे ही है कि जरूरी नहीं है कि एक ही गवर्नेंस का मॉडल है, हमने बना लिया, हमने कोई डिसीजन मेकिंग ले लिया एक ही तरह की सिनेरियो के लिए और उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। जरूरी नहीं है, हर एरियाज के हर सेगमेंट के डिफरेंट सिनेरियोज हो सकते हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। तो गवर्नेंस के भी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, डिफरेंट साइड्स हैं और ये मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई की जा सकती है। इसका कोई एक सेट पैटर्न नहीं है। जैसे कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, इंटरनल गवर्नेंस है, नेशनल गवर्नेंस है, लोकल गवर्नेंस है,
इन ईच कॉन्टेक्स्ट हर एक में गवर्नेंस हैज अ डिफरेंट एक्टर एंड स्ट्रक्चर। जाहिर बात है, जब हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करेंगे तो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी आएगी, इंटरनेशनल गवर्नेंस की बात करेंगे तो इंटरनेशनल लेवल स्ट्रेटजीज और प्लान्स और डिसीजन मेकिंग आएंगी। हम जब लोकल गवर्नेंस की, लोकल बॉडीज की बात करेंगे तो लोकल लेवल पॉलिसीज आएंगी। तो इसलिए इसने यही है कि गवर्नेंस जो है उसके डिफरेंट सेक्टर्स हैं, डिफरेंट एक्टर्स हैं, डिफरेंट उसका स्ट्रक्चर है, हर एक दूसरे से डिफरेंट है, उसको उसके हिसाब से किया जा सकता है डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ डिसीजन मेड एंड द स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंटिंग गवर्नेंस में बी गुड और बैड। अब बात आती है जी गुड गवर्नेंस क्या होगी और बैड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस में हम ये कहते हैं कि जी आपने डिसीजन लिया, आपने प्लान किया, उसकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन की, आपने उसे शॉर्टलिस्ट किया, एग्जीक्यूट किया और सक्सेसफुल रिजल्ट ले लिया, इसको हम कहेंगे गुड गवर्नेंस। अब हम बात करते हैं बैड गवर्नेंस की। बैड गवर्नेंस का अल्टीमेटली ये मतलब नहीं है कि आपके पास स्किल नहीं था, आपने डिसीजन भी लिया, आपने इम्प्लीमेंट भी किया, आपके पास टीम भी एफिशिएंट थी, हालात आपके कंट्रोल में नहीं थे, आप ओवरऑल इकोनॉमिक क्रंच आ गया, ओवरऑल आपका प्रॉब्लम आ गया, आपका पेंडेमिक आ गया, जिस तरह अभी ये कोरोना था, आपका सारा स्ट्रक्चर तबाह हो गया, आपकी बहुत सारी चीजें, आपके डिसीजन फुलफिल हो रहे होंगे, इम्प्लीमेंटेड वेल होंगे, हर चीज प्रॉपर जा रही होगी, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन कोलैप्स कर गई। हम उसको ये तो कह सकते हैं कि वो जी बैड गवर्नेंस हुई या उसको टेकअप नहीं किया। हाँ, अगर उसको टेकअप करके स्मूथली रन कर लिया तो वो ठीक है। बैड गवर्नेंस ये होगी कि आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की, आपको प्रॉब्लम नजर आई, उसके बावजूद आपने उसको चेंज ही नहीं किया, रिव्यू नहीं किया और उसको एज इट इज करके अपना रिसोर्स, अपना टाइम और सब चीजें जाया कर दी। तो दैट लीड्स टू द कॉन्सेप्ट ऑफ बैड गवर्नेंस। ये कहता है कि जी द गवर्नमेंट इज ऑलमोस्ट ऑलवेज द मेन एक्टर इन गवर्नेंस। बिल्कुल ऐसे ही है कि जी गवर्नमेंट जो है वो मेन एक्टर होता है, मेन पार्टिसिपेंट होता है, मेन की रोल पर्सन होता है गवर्नेंस के अंदर। जब हम बाकी बात करते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस की, इंटरनेशनल की, नेशनल की और लोकल लेवल भी, वहां पे होता है पब्लिक सेक्टर। तो गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक सेक्टर कहलाती है। व्हाइल इट इज द बिगेस्ट एक्टर इन द गवर्नेंस, इट इज नॉट ओनली द एक्टर। मॉडर्न कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज in order to meet the growing demand of development are merged in different levels by various sectors। अब आप देखें, दुनिया तेजी से चेंज कर रही है, लोगों की नीड एंड वांट्स तेजी से शफल अप कर रही हैं, उनकी जो है मामलात और हर चीज साथ साथ चेंज हो रही है। अब उसको रैपिड पेस पे मेंटेन करने के लिए बड़ी स्ट्रॉन्ग और एफिशिएंट गवर्नेंस की जरूरत होती है, जो कि कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज के अंदर आ रही है और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हुए कर रहे होते हैं। जो आपकी पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट्स होती हैं वो भी कर रही होती है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स भी, वो भी सारे सेक्टर्स पे काम कर रही होती हैं। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये सारी चीजें इसको ओवरकम करने के लिए काम कर, रोल प्ले कर रही थी ताकि वो गुड गवर्नेंस का मॉडल जो है वो अचीव कर सके। द मेन रोल ऑफ पब्लिक sector, यानी the main role of government is to provide an enabling environment for other actors of governance to participate and respond to mandate of common good। अब गवर्नमेंट जो पॉलिसीज बनाती है उसको पब्लिक गुड के लिए भी बनाना चाहिए। ऐसी पॉलिसीज तो नहीं है जिसको पब्लिकली अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट्स नहीं आएंगे, क्लैश होगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नहीं हो सकेगी, आपको लोकल लोग चाहिए, आपने बड़ा रिजिड सा स्ट्रक्चर बना लिया है, आप सिविल सोसाइटी से भी एक्टर्स को अपने साथ लोगों को इन्वॉल्व नहीं कर रहे और चीजें नहीं कर रहे, तो वो प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं, उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम आ सकती है। ऑल एक्टर्स अदर देन गवर्नमेंट आर कॉल्ड सिविल सोसाइटी। हम जो हम बात कर रहे थे कि जो गवर्नमेंट होती है वो होती है हमारी पब्लिक सेक्टर की, और जो हमारी जो लोकल कम्युनिटी होती है जो सर्व कर रही होती है साथ, उसे हम कहते हैं सोशल सोसाइटी। तो ऑल एक्टर्स अदर देन गवर्नमेंट जो होते हैं, जो रोल प्ले कर रहे होते हैं, उन्हें हम सिविल सोसाइटी कहते हैं। सिविल सोसाइटी इंक्लूड्स एनजीओज, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड अदर कम्युनिटी बेस्ड और सेक्टोरियल ऑर्गेनाइजेशन सच एज एसोसिएशन ऑफ फार्मर्स, एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स, एसोसिएशन ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स, और आपकी इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस हैं, बाकी ट्रेड एसोसिएशंस हैं। ये सारी जो हैं ये सिविल सोसाइटी के अंदर आती हैं, जो चीज़ों को एड कर रही होती हैं। रिलीजियस कम्युनिटीज भी हो सकती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज भी हो सकती हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स भी हो सकते हैं जो हेल्प कर रहे होते हैं, जो रोल प्ले कर रहे होते हैं सिविल सोसाइटी का, और आपके पब्लिक सेक्टर के अंदर परफॉर्म कर रहे होते हैं उनकी पॉलिसीज के साथ, उनकी एग्जीक्यूशन में, डिसीजन मेकिंग में, इम्प्लीमेंटेशन में। These organizations are private in nature but have public functions or objective। हम अगर बात कर रहे हैं, यहाँ एक एग्जांपल ये कोट करता है, जो मैंने इसमें कोट भी किया है, एक फिलिपाइन रेड क्रॉस की करता है।
फिलिपिन रेड क्रॉस फॉर इंस्टेंट इज अ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। रेड क्रॉस जो है वो नॉन, आप सबने नाम सुना होगा, रेड क्रॉस जो है सारी दुनिया में काम कर रही है। ये एक एनजीओ है, नॉन नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इट इज अ प्राइवेट चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन दैट सर्व द community during the disasters and emergencies by providing medical assistance and disaster support service। रेड क्रॉस क्या थी जी? ये वर्ल्ड वार जब हुई थी वहां पे एक कॉन्सेप्ट आया था कि लोगों को के लिए, उनकी जो था हेल्थ के लिए, उनको डिजास्टर से निपटने के लिए, उनको फौरी फर्स्ट एड देने के लिए, उनको मेडिकेशन देने के लिए इमरजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड की। तो वहां से ये रेड क्रॉस का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ। रेड क्रॉस पूरी दुनिया में जहां डिजास्टर्स होते हैं, जहाँ पे कोई आफत आ जाती हैं, जहाँ पे कोई प्रॉब्लम होते हैं, जहाँ पे कोई इमरजेंसीज हो जाती हैं, जहाँ पे कोई वॉर्स हो जाती हैं, वहाँ पे वो अपनी असिस्टेंट और डिजास्टर सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड कर रही है। ये एक सिविल सोसाइटी की ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन गवर्नमेंटल है, और ये प्राइवेट सेक्टर की ऑर्गेनाइजेशन है। अब इसकी अगर हम और डिटेल पढ़ें रेड क्रॉस की गवर्नेंस मॉडल की, तो ये द स्टडी ऑफ फिलिपिन रेड क्रॉस गवर्नेंस, however it include the business or private sector as a indispensable partner in the development. To cope up with their ever growing demands of development, the public sector must necessarily tie up with the private sector, most especially in the financial। बिल्कुल ऐसे ही है कि जब ये रेड क्रॉस जो काम कर रही है, इनको फैसिलिटेशन करने के लिए हमारा जो सिविल सोसाइटी है, सिविल सोसाइटी कह रहे हो, जो हमारा पब्लिक सेक्टर है जिसका हम गवर्नमेंट करते हैं, उसको बहुत ज़रूरी है कि वो उसके साथ खड़ी हो और इसको सपोर्ट करे, ताकि वो अपनी एक्टिविटीज़ को कर सकें। और बहुत सारी जगहों पे उनको उनकी फाइनेंशियल सपोर्ट भी रिक्वायर्ड होती है जो गवर्नमेंट उनको दे रही होती है। In the national and international level, decision making is greatly influenced by actors like media, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस और इंटरनेशनल डोनर्स। बिल्कुल ऐसे ही होता है। बाज़ औक़ात ये होता है कि आपके नेशनल और इंटरनेशनल लेवल डिसीजन मेकिंग जो है वो बहुत इन्फ्लुएंस होती है लोगों से, मीडिया से। जैसे पाकिस्तान में हमारे यहाँ देखें, हमारा मीडिया बहुत बेमार है, वो जिस तरफ लोगों को लगाता है लोग चले जाते हैं। वो डिसीजन मेकिंग में बहुत बड़ा एक नोशन है कि जी आपकी जो भी है वो मीडिया से आप जो मर्जी कह के जिस मर्जी तक आवाम को ले जाएं। उसके बाद आता है आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, या आपके कोई ऐसे डोनर्स हैं जिस तरह आप आईएमएफ है। आईएमएफ आपको देता है, वो अपनी मर्जी से आपके अपने अपने डिसीजन आप पे इम्प्लीमेंट कराता है, आपकी डिसीजन मेकिंग खत्म हो जाती है। तो ये वही चीज़ है गवर्नेंस की। जी, अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन डिसेंट्रलाइजेशन एंड सेंट्रलाइजेशन, कि सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर के अंदर क्या चीज़ डिफरेंस हो सकता है। तो अगर हम बात करें सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर्स की, तो उसके अंदर एनवायरनमेंट स्टेबल होता है, लोअर लेवल ऑफ मैनेजर्स आर नॉट कैपेबल और एक्सपीरियंस इन मेकिंग डिसीजंस एज अपर लेवल मैनेजर्स। वो इसलिए होता है कि आपका जो स्ट्रक्चर है वो सेंट्रलाइज्ड होता है, स्पैन ऑफ कंट्रोल शेयर। तो जब आपका वो स्पैन ऑफ कंट्रोल शेयर नहीं होता, आपका सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर है, आपकी पावर्स जो है वो शेयर नहीं होंगी, तो डेफिनेटली जो आपके लोअर लेवल मैनेजर्स होंगे वो कैपेबल नहीं होंगे और एक्सपीरियंस भी नहीं होंगे। तो अगर हम वाइस वर्सा देखें, अगर सेंट्रलाइज में होता है कि एनवायरनमेंट कॉम्प्लेक्स होता है, अनसर्टन होता है, क्योंकि चीज़ें रैपिडली चेंज हो रही होती हैं डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर में। सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर में तो एनवायरनमेंट आपने कंट्रोल कर लिया है ना। सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर के अंदर मैनेजर्स आर नॉट कैपेबल होते हैं, जबकि सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर के अंदर लोअर लेवल मैनेजर्स आर हाईली कैपेबल एंड एक्सपीरियंस्ड एट मेकिंग डिसीजंस। चूंकि उनके ऊपर चीज़ें आ रही होती हैं, उन्होंने चीज़ों को अपने हिसाब से चलाना होता है, तो इसलिए दे आर मोर एक्सपीरियंस्ड इन मेकिंग डिसीजंस इन डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर्स। लोअर लेवल मैनेजर्स डू नॉट वांट टू हैव से इन डिसीजंस। सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर के अंदर आपको बोलने की इजाजत नहीं होती, जो कहा जाता है वो आपने करना होता है। जबकि डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर्स में ये होता है कि यू हैव अ लिबर्टी टू मेक डिसीजंस एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट कैन टेक पार्ट इन डिसीजन मेकिंग। Decisions are more significant in centralized structures. Decisions are relatively minor in decentralized structures. Organization is facing crisis on the risk of company failure in centralized structures, whereas corporate culture is more open, allowing managers to have say in what is happening in the company in decentralized structures. Centralized structure in centralized structures, the structure of company is large, and in decentralized structure, company is geographically dispersed. वो इसलिए होता है कि स्पैन ऑफ कंट्रोल डिवाइडेड होता है रीजन्स में, और रीजन्स में हर रीजन कैपेबल होता है अपने डिसीजन मेकिंग, अपनी पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करने के लिए। पर्पस ये होता है कि गोल अचीवमेंट। सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर दोनों के अंदर गोल अचीवमेंट होती है, सिर्फ आपने स्पैन ऑफ कंट्रोल, अपनी पावर्स जो है वो डेलीगेट की होती हैं फ्रॉम अपर लेवल टू लोअर लेवल।
इसमें आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज होती है डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर में। अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, सारी चीज़ें आ सकती हैं। In centralized structure, effective implementation of a company strategy depends on managers retaining say over what happens. While in decentralized structures, effective implementation of company strategy depends on managers having involvement in flexibility to make decisions. ठीक है, कि उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है मेक डिसीजंस की, जबकि सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर में उनको बताया जाता है आपने ऐसे ही करना है। अब प्रॉब्लम ये होती है कि जो लोअर लेवल पे मैनेजर्स होते हैं वो अपनी प्रॉब्लम्स, अगर सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर हो तो उस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए बड़ा टाइम चाहिए, क्योंकि वो ऊपर से जाएगा, अप्रूव होकर आएगा, और उसकी वजह से टाइम भी वेस्ट हो जाता है, रिसोर्स भी वेस्ट होती है, हो सकता है आप वो सेगमेंट भी लूज कर जाए। वाइल जो डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर आप फौरी तौर पर डिसीजन लेते हैं और उस चीज़ को ख़त्म कर देते हैं, उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर देते हैं, तो इसलिए वो थोड़ा सा एफिशिएंट होता है। सेंट्रलाइज मॉडल की अगर हम बात करें, इट इज़ easier टू इंश्योर डाटा गवर्नेंस वाइल इट इज़ हार्डर टू इंश्योर डाटा गवर्नेंस इन डिसेंट्रलाइज मॉडल। सेंट्रलाइज मॉडल जो होता है उसमें लॉन्गर टाइम इंसाइट्स होते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर फास्टर टाइम इंसाइट्स होते हैं। सेंट्रलाइज मॉडल जो है वो चैलेंजिंग होता है एडहॉक डाटा एक्सप्लोरेशन पे, while decentralization model जो होता है built for ad hoc data exploration. Centralized model not only always efficient use of specialized data scientist resource, while decentralized model can better focus use of specialized data in scientific resources. Centralized model, we can say that it is a traditional data analytic tool catering to technical users and can only be used by those familiar with this model. Whereas decentralized model, modern data analytical tools cater to business users but can also be used by technical users. तो इन द एंड हम ये कह सकते हैं कि मिक्स ऑफ बोथ सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज जो मॉडल स्ट्रक्चर है वो सबसे एफिशिएंट होता है किसी भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चलाने के लिए, किसी भी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, या किसी भी चीज़ को चलाने के लिए। कि जब तक आप लोअर लेवल पे डेलीगेट नहीं करेंगे, उनकी प्रॉब्लम्स को एड्रेस नहीं करेंगे डिसेंट्रलाइज मोशन मॉडल को, तो वो आप चीज़ों पे ग्रिप नहीं कर सकते। सेंट्रलाइज मॉडल अप्लाई करके भी आप नहीं ग्रिप कर सकते, और डिसेंट्रलाइज होल अप्लाई करके भी आप चीज़ों को नहीं मैनेज कर सकते। सो मिक्स ऑफ सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज मॉडल विल बी मोर एफिशिएंट एंड प्रोडक्टिव। So this was the whole overview of centralization and decentralization. Hope हमारा जो आज एक तरह का रिपीटेटिव लेक्चर था, अकॉर्डिंग टू दिस हमने ये सारी चीज़ें पहले कुछ पढ़ी थी, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में पढ़ी थी, आज हमने मर्ज करके पढ़ी थी कि डिसेंट्रलाइजेशन और गवर्नेंस जब तक इकट्ठे नहीं हो ये नहीं चल सकते, उनको हम अलग अलग नहीं कर सकते, उनको चलाना जो है वो खाली जो है गवर्नेंस प्रॉपर नहीं ली जा सकती, और इसमें गवर्नेंस के टूल के अंदर हम जब तक डिसेंट्रलाइज नहीं होंगे हम प्रॉपरली गवर्नेंस मॉडल अचीव नहीं कर सकते। तो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस अकॉर्डिंग टू डिसेंट्रलाइजेशन। थैंक यू वेरी मच।